प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने पढ़ा था क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसका भाग 1 देखा था। आज उसी चैप्टर के बचे हुए कंटेंट इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। देखिए, अब यहाँ मैंने लिखा है मिश्रण। कल हमने बात करी थी कि मिश्रण क्या होता है, जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है और विषमांगी प्रकृति का होता है। एक से अधिक प्रकार के तत्व या यौगिक आपस में अनिश्चित अनुपात में मिलकर जो बनाते हैं वो क्या कहलाता है, मिश्रण। और मिश्रण में दो या दो से अधिक कंटेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने आपके सामने लिख रखी है ये है कि मिश्रण के अंदर जो जो पदार्थ मिले हुए हैं उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो सबसे पहली विधि होती है हमारी वाष्पीकरण की विधि। अब नाम से ही पता चल रहा है, मिश्रण में 2 घटक हैं यहाँ पर, और 2 घटक में से एक घटक कैसा है, इवोपरेट होने वाला, वाष्पशील है। तो हम क्या करेंगे, ये कोई पात्र लिया, उस पात्र के अंदर वो मिश्रण भर लेंगे 2, और इसको हम क्या करेंगे, गरम करेंगे। ठीक, अब गरम करने पर क्या होगा, जो वाष्पशील पदार्थ होगा वो तेजी से क्या होगा, वाष्पित होगा। और वाष्पित होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको संघनित्र में, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझिए आप, इसको देखिए, ये एक पात्र लिया हमने, इसके अंदर वो मिश्रण भर रखा है जिसका एक घटक कैसा है, वाष्पशील है। अब हमने इसको गरम करा, गरम करने पर यहाँ क्या बनेगी, वाष्प बनेगी। और ये वाष्प को हम एक नली के द्वारा एक संघनित्र में से गुजारेंगे। ये देखो, अब इसके आसपास ये क्या है, जल भरा हुआ है, इसलिए इसको कहा जाएगा जल संघनित्र। ठीक, और यहाँ पर एक बीकर या जो भी पात्र होगा इधर इकट्ठा होगा। अब समझते हैं हमने कि मिश्रण में एक घटक कैसा होगा, वाष्पशील होगा। उस मिश्रण को हम गर्म करेंगे, गर्म करने से क्या होगा, एक जो भी वाष्पशील घटक होगा उसकी वाष्प बनेगी, और उस वाष्प को हम एक नली के अंदर से गुजारेंगे जिसके चारों तरफ जल भरा हुआ रहेगा, जिसे जल संघनित्र कहते हैं। और वाष्प जल के कारण ठंडी हो जाएगी और बूंद बूंद करके लिक्विड फॉर्म में फिर क्या होगा, यहाँ पर एकत्रित हो जाएगी। इस तरीके से हमने वाष्पशील विधि के द्वारा 2 घटकों को अलग कर लिया। अब अगली मेथड होती है अपकेंद्री विधि, अपकेंद्रण विधि, सेंट्रीफ्यूगल मेथड। इसमें क्या होता है, मिश्रण के अंदर के घटक में एक घटक भारी होता है, भारी कणों वाला, और एक हल्का होता है। तो जैसे मिक्सचर में हम घुमाते हैं तो जो भारी होता है वो नीचे बैठ जाएगा। तो इस विधि में यही होगा कि हम क्या करेंगे, उस मिश्रण को एक गोलाकार उपकरण के अंदर तेजी से घुमाएंगे। इसके कारण एक घटक केंद्र में एकत्रित हो जाएगा और एक घटक ऊपर की तरफ एकत्रित हो जाएगा। तो रक्त के अंदर से नशीले पदार्थों को सेपरेट करने के लिए इस सेंट्रीफ्यूगल मेथड का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगली मेथड आती है पृथक्करण कीप विधि। ये मेथड उन द्रवों के लिए उन मिश्रणी द्रवों के लिए यूज की जाती है जहाँ दोनों द्रव हैं लेकिन दोनों एक दूसरे में क्या है, सेपरेट हैं, मिले हुए नहीं रहते हैं। जैसे आप देखो, पानी और तेल, पानी और केरोसिन है, दोनों ही द्रव है लेकिन दोनों एक दूसरे में कैसे होते हैं, अमिश्रणीय होते हैं। देखिए, इसके लिए हम एक
कुछ इस तरीके की कीप लेते हैं। ये आप देखिए यहाँ पर ये कीप ली हमने। अब इस कीप के अंदर यहाँ एक नॉब लगी रहती है। इधर अब इसके अंदर ये दो द्रव भरे हुए हैं। एक तो ये वाला द्रव है और एक ये वाला द्रव है। ये है तेल लिख सकते हैं हम, केरोसिन लिख सकते हैं, और ये हो गया जल। दो द्रव है, दोनों एक दूसरे में कैसे हैं, अमिश्रणीय है। अब ये पृथक्कारी कीप है। इस नॉब को खोलेंगे हम, धीरे धीरे क्या आ जाएगा, सारा जल यहाँ आ जाएगा। जैसे ही जल यहाँ आएगा हम इस नॉब को फिर से क्या करेंगे, बंद कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर तो जल एकत्रित हो जाएगा और इसके अंदर क्या रह जाएगा, केरोसिन। इस तरीके से पृथक्कारी की विधि द्वारा हम दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक कर सकते हैं। इसके बाद अगला देखिए आप, ऊर्ध्वपातन विधि। अब ये क्या होती है। अब सबसे पहले हमें ऊर्ध्वपातन का मतलब याद होना चाहिए कि ये क्या होता है। जनरली देखो, जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो पहले वो द्रव में बदलता है और द्रव फिर काय में बदलता है, वाष्प में बदलता है। लेकिन जिन पदार्थों में ऊर्ध्वपातन होता है उनमें क्या होता है, ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमने लिया, ये कोई ठोस पदार्थ लिया, ठीक, इसको हमने क्या करा, गर्म किया, और गर्म करने पर अब ये कोई लिक्विड नहीं बनाएगा, सीधे इसकी क्या बनेगी, वेपर बनेगी। तो जब ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वो सीधा वाष्प बनाता है, तो ये क्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। अब इस ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा हम नमक और NH4Cl को, एंथ्रासीन को, इनको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। नौसादर को देखिए किस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर हमें नमक और नौसादर को अलग करना है। अब देखिए आप, ये लिया हमने, इसके ऊपर हमने बलिया कपूर ले लो, कपूर और नमक ले लिया हमने। ये कपूर और नमक दोनों आपस में मिले हुए हैं। अब हमको सेपरेट करना है। इसके ऊपर हम क्या रख देंगे, एक ऐसी कीप रख देंगे, ये कीप रख देंगे। अब इसको हम गरम कर रहे हैं, यहाँ पर कॉटन लगा दी जाएगी, गरम होगा। अब यहाँ पर क्या है, कपूर के अंदर नमक मिला हुआ है। अब यहाँ पर जो कपूर है वो वाष्पित हो जाएगा और नमक यहीं पर रह जाएगा। गरम किया, गरम करने पर यहाँ पर ये क्या बनी, कपूर की वाष्प बनी और फिर ये यहाँ पर जमा हो जाएगी। तो यही कहलाती है ऊर्ध्वपातन विधि। नमक यहाँ रह जाएगा, कपूर वाष्प के रूप में यहाँ जमा और यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, ठीक। यानी एक पदार्थ बिना द्रव में परिवर्तित हुए वाष्प में बदल जाता है। ये मेथड कहलाती है ऊर्ध्वपातन विधि, ठीक। इसके बाद अगला आता है क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोम का मतलब होता है रंग, यानी रंगों को अलग करना, रंग को अलग करना ग्राफ के रूप में। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसी स्ट्रिप लेते हैं, फिल्टर पेपर लेते हैं। ये लिया हमने फिल्टर पेपर। अब ये फिल्टर पेपर के ऊपर हम इस तरीके से ठीक सेंटर में इस जगह क्या लगाते हैं,
जिसको भी हमें अलग करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्याही के अंदर जो भी रंजक हैं, स्याही के अंदर दो तरह के रंजक या वर्णक होते हैं, उनको मान लो हमें अलग करना है, ठीक है। या फिर मान लो पालक है, पालक के अंदर क्लोरोफिल ए बी सी सभी पाए जाते हैं, जो भी क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, जितने भी प्रकार के रंग हैं, यानी किसी भी द्रव के अंदर जो रंजक या वर्णक घुले हुए हैं उनको सेपरेट करने के लिए इस क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। तो जिसको भी हमें सेपरेट करना है, मान लो हमें शाही के अंदर के रंग अलग करना है, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लगा के इसको 2-3 बार लगा के सुखा लेंगे। इसके बाद एक ऐसा हम बड़ा जार लेंगे और इसके अंदर कोई विलायक रहेगा। अब यह विलायक के अंदर ये जो रंजक है, पिगमेंट है, ये डिज़ोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं दोनों ही। इसके अंदर मान लो 2 रंजक है, 2 वर्णक है, ये इस विलायक के अंदर घुलनशील होते हैं। अब देखो हमने क्या करा, इस स्ट्रिप को इसके अंदर डुबोया, ये हमने डुबोया। अब जैसे ही ये कलर इस विलायक के कांटेक्ट में आता है तो तेजी से क्या होता है, जो रंजक तेजी से घुलेगा इस विलायक के अंदर वो तेजी से रन करेगा, और जो धीमी गति से घुलेगा वो बाद में रन करना शुरू करेगा। तो जैसे ही ये स्ट्रिप का जो ये पॉइंट है जहाँ डाई या कलर लगाया है, ये इस विलायक के कांटेक्ट में आता है, यहाँ पर हमको ये इस तरीके से नज़र आते हैं 2 पॉइंट, ऐसे ग्राफ नुमा। तो इसके अंदर बोला मैंने 2 तरह के घटक थे, इसमें घुलने पर एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया। इस तरीके से हमने क्या करा, इस विधि द्वारा किसी डाई या शाही के अंदर घुले हुए दोनों वर्णकों को हमने अलग अलग कर लिया। अगली मेथड देखिए, आसवन विधि। आसवन विधि में क्या होता है, जो द्रव हैं 2 आपस में मिले हुए हैं, उनको हम उबालते हैं, गरम करते हैं। गरम करने पर क्या होता है, वाष्प बनेगी और दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ये विधि क्या कहलाती है, आसवन विधि। लेकिन यहाँ ये दोनों मेथड लगभग सेम है, इसमें भी हम गरम ही करेंगे, लेकिन मुख्य अंतर क्या है कि यहाँ जिन 2 द्रवों को हम अलग कर रहे हैं गरम करके, उनके क्वथनांक में बहुत अधिक अंतर होता है। क्वथनांक का मतलब ही क्या होता है कि जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लग जाता है, बॉईल होने लगता है, वो क्या कहलाता है, क्वथनांक। तो इस विधि का उपयोग कब किया जाएगा, आसवन विधि का, जब 2 द्रवों के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। और प्रभाजी आसवन में क्या होता है, जब 2 द्रव जैसे एल्कोहल, ईथर, एसीटोन, तीनों ही कार्बनिक विलयन है, अब हमको तीनों को ही अलग करना है, तो तीनों को हम एक इस तरीके का प्रभाजी स्तंभ होता है, ये इसके यहाँ पर ये लगा रहता है, और इधर से हम क्या भेजते हैं, गर्म वायु भेजते हैं, और इसमें अलग अलग तापमान के क्षेत्र बने हुए रहते हैं। तो जैसे गर्म वायु गई अंदर, तो जो भी गर्म वायु के साथ जो पदार्थ यहाँ भरा हुआ है, जो द्रव भरे हुए हैं, गर्म होंगे, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आएगा वो गर्म होगा। जैसे यहाँ है 60, 65, 70, 75, 80, 60, 65, 70, 75, 80, जिस तापमान पर जिस लिक्विड का जो भी क्वथनांक होगा वो उस तापमान पे क्या बनेगा, वाष्प बनेगा, और फिर वो वाष्प को हम इधर एकत्रित कर लेंगे, ठंडा करके लिक्विड बना लेंगे। फिर दूसरे का आया पॉइंट, तो वो बॉईल होगा, वाष्प बनेगा, और उसको अलग कर लेंगे। इस तरीके से जिनके तापमान में 25 डिग्री केल्विन से कम का अंतर होता है, उसके लिए प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है क्रिस्टलीकरण विधि। इस विधि में क्या होता है, एक तो लिक्विड होता है और दूसरा ठोस अशुद्धि होती है।
यानी लिक्विड और ठोस पदार्थ को अलग करने के लिए इस क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। और इसी मेथड के द्वारा समुद्र के पानी से हम क्या बनाते हैं, नमक के क्रिस्टल बनाते हैं। पानी है, प्रकाश के कारण क्या होंगे, पानी तो सूख जाएगा, वाष्पित हो जाएगा और वहाँ पर नीचे की तरफ क्या जमा रह जाएंगे, नमक के क्रिस्टल जमा रह जाएंगे। तो इस तरीके से मिश्रणीय द्रवों को हम इन अलग अलग प्रकृति के आधार पर अलग अलग मेथड के द्वारा हम पृथक कर सकते हैं। इसके बाद इस चैप्टर की कुछ और मुख्य सरल बातें, जैसे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। जब पदार्थ की क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया हो रही है और क्रिया के बाद भी वो अपने मूल रासायनिक गुणों को नहीं खोता है, जिस रूप में क्रिया के पहले है उसी रूप में वो क्रिया के बाद भी हो जाता है। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन। जैसे बर्फ का जल में बदलना, जल का बर्फ में बदलना, जल का वाष्प में बदलना, वाष्प का वापस जल में बदलना। प्रकृति वही है, H2O केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल भी नहीं बदला, ठीक। और जैसे लोहे में चुंबकत्व उत्पन्न होना, फिर उसको वापस हम इलेक्ट्रिक मेथड के द्वारा विचुंबकित कर सकते हैं। तो आयरन आयरन ही रहा, उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आया। जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि रासायनिक क्रिया के बाद पदार्थ जो अपना मूल रूप था वो पूरी तरीके से बदल चुका होता है, रासायनिक परिवर्तन आ चुका होता है, केमिकल प्रॉपर्टी रासायनिक गुण उसके बदल चुके होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल भोजन का पकना, भोजन का पचना, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम रिबन का जलना, ये सारे काय के उदाहरण हैं रासायनिक परिवर्तन के। इसके बाद और कुछ मुख्य सरल सी परिभाषाएं हैं। तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या होते हैं। अब तत्व लिखा है यहाँ, पदार्थ का मूल रूप, पदार्थ का मूल रूप जिसे और रासायनिक परिवर्तन के द्वारा हम विघटित नहीं कर सकते हैं और सरल रूप में नहीं तोड़ सकते हैं, वो ही क्या कहलाते हैं, तत्व। फिर आता है अगला यौगिक। जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में क्रिया करते हैं तो क्रिया करने पर जो बनता है वो होते हैं यौगिक। जैसे NaCl, MgO, NH3, ठीक, ये दिख रहा है, सभी के निश्चित अनुपात है, ये सब यौगिक है। जबकि आप देखिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो मूल रूप में रहते हैं, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर, पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, वो सब कहलाते हैं तत्व। और तत्व एक निश्चित अनुपात में क्रिया करते हैं तो उनको कहते हैं यौगिक। और जब तत्व या यौगिक आपस में अनिश्चित अनुपात में क्रिया करके जो बनाते हैं, जो पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो कहलाता है मिश्रण। और मिश्रण विषमांगी प्रकृति का होता है और तत्व समांगी प्रकृति के होते हैं। अब तत्वों को हम यहाँ धातु, अधातु और उपधातु 3 कैटेगरी के अंदर भी बांट सकते हैं। इस तरीके से ये था हमारे क्या हमारे आसपास पदार्थ शुद्ध है का दूसरा भाग।